दोस्तों स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। ऐसे तो जब से बीजेपी का सरकार सेंटर में बना है, विपक्ष और क्षेत्रीय दल अडानी अंबानी चिल्लाते रहे हैं और बीजेपी पर पक्षपात करने का आरोप लगता रहा है। लेकिन जब से एक विदेशी शॉर्ट सेलर और लिस्टेड कंपनियों के वित्तीय शोध करने वाले विश्लेषक कंपनी का एक रिपोर्ट अडानी ग्रुप पर आया है, तब से आजकल हर तरफ अडानी का ही नाम सुर्खियों में है। चाहे वो अडानी के शेयरों का दाम को नीचे जाना हो, राजनीति हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, सब अडानी अडानी चिल्ला रहे हैं। और बीजेपी सरकार पर अडानी को गैर कानूनी तरीके से सरकारी संस्थाओं से लोन दिलवाने और इन्वेस्टमेंट करवाने का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। 2 हफ्ता बीत गया, अडानी ग्रुप के कंपनियों का शेयर नीचे ही जा रहा है। दोस्तों अडानी ग्रुप के बारे में बता दें कि गौतम अडानी फर्स्ट जनरेशन के अरबपति हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कड़ी मेहनत से की है। परिवार से ये एक साधारण परिवार से थे। इनके माँ-बाप मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला जैसे नहीं थे। गौतम अडानी अपने करियर का शुरुआत गुजरात से मुंबई जाकर 16 वर्ष की उम्र में शुरू की थी, परंतु 1988 में वापस गुजरात जाकर उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेज़ का शुरुआत किया। उसके बाद 1991 के रिफॉर्म के बाद गौतम अडानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अडानी पोर्ट, अडानी पावर जैसे क्षेत्रों में प्रवेश किया और अडानी ग्रुप को मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में स्थापित किया। और आज अडानी ग्रुप में एनर्जी, पोर्ट, लॉजिस्टिक, माइनिंग, गैस, डिफेंस, एरोस्पेस इत्यादि शामिल है, जिसके बदौलत अडानी पिछले वर्ष दुनिया के अमीरों में बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए थे और भारत का गौरव आसमान छू रहा था। परंतु 2023 का आगाज अडानी ग्रुप के लिए बेहद खराब रहा है। इस वर्ष के शुरुआत में ही जनवरी 24 को रात में एक अमेरिकी बेस्ड रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिपोर्ट प्रकाशित किया और 25 को भारत में अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में भूचाल आ गया, क्योंकि हिंडनबर्ग अपने रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया था कि वह एक मानव निर्मित आपदाओं की तलाश कर रहा था, जिसमें अकाउंटिंग में फर्जीवाड़ा प्रबंधन और गुप्त लेन-देन जैसी गड़बड़ियों शामिल है। इस रिपोर्ट में को प्रकाशित होने के 10 दिन के अंदर ही अडानी ग्रुप के कंपनियों का शेयर में करीब 40% तक का गिरावट देखा गया, जिसकी वजह से अडानी रिच लिस्ट में टॉप 2 से 20वें स्थान पर खिसक गए। जी हाँ दोस्तों, यह भी हमारे देश का दुर्भाग्य ही है कि एक विदेशी रिसर्चर के रिपोर्ट पर लोग विश्वास कर लेते हैं। राजनीतिक पार्टियाँ और कुछ लोग अपने ही देश की सरकार और सरकारी संस्थाओं पर सवाल खड़े कर देते हैं और बुराई करने लगते हैं। जबकि देश की वित्तीय संस्थाएँ जैसे आरबीआई, मार्केट रेगुलेटरी से भी कहते रहे कि कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन राजनीति पार्टी अपनी राजनीति सेकने के लिए देश के प्रमुख संस्थाओं पर आरोप लगाते रहे। लेकिन उस रिसर्चर फर्म को कोई सवाल नहीं किया। जी हाँ, कंपनी ने यह धोखाधड़ी का आरोप लगाया है कि उस पर भी सवाल उठना चाहिए था, क्योंकि हिंडलबर्ग भी कोई दूध का धुलैया नहीं है। वो भी एक रिसर्चर फर्म है, के साथ-साथ शॉर्ट सेलर भी है। यानी कि हम अपनी भाषा में बोले तो हिंडलबर्ग दुनिया के कई कंपनियों को निशाना बना चुका है और उससे मोटी कमाई भी किया है। हिंडलबर्ग का एक शाखा रिसर्च करता है, तो दूसरी शाखा कंपनियों का शेयरों का शॉर्ट सेलिंग करता है। शॉर्ट सेलिंग यानी किसी के शेयर को उधार लेकर बढ़ती कीमत पर बेचना का धंधा, जिसमें बहुत मोटी कमाई होती है। कहा जाता है कि हिंडलबर्ग जिस कंपनी का रिपोर्ट जारी करता है, उसका इतना बुरा हाल हो जाता है कि उसकी कमाई का गारंटी हो जाता है। हिंडलबर्ग ने खुद बताया है कि वह अडानी ग्रुप के शेयर का भी शॉर्ट सेलिंग कर रखा है और उसने अडानी के यूएस ट्रेडेड बॉन्ड और नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में हिस्सेदारी ले रखा है। ऐसे में सवाल हिंडलबर्ग की नैतिकता पर भी उठना चाहिए था कि कंपनी अपने फ़ायदे के लिए अडानी ग्रुप के बारे में गड़बड़ी फैलाकर रिपोर्ट जारी किया, और वो भी उस वक्त पर जब अडानी ग्रुप का सबसे बड़ा फॉलो ऑफ शेयर का आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, 20,000 करोड़ का फॉर एफपीओ, जो दुनिया का सबसे बड़ा एफपीओ था, जिसको अडानी ग्रुप ने फुली सब्सक्राइब होने के बावजूद कैंसल कर दिया और अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाई। यह कार्य एक भारतीय कंपनी ही कर सकता है। अगर हिंडलबर्ग को पता था कि अडानी ग्रुप में कोई गड़बड़ी है, तो उसका उजागर करता, ना कि रिपोर्ट मार्केट में प्रकाशित कर अडानी ग्रुप के बारे में पैनिक फैलाकर अपनी मोटी मुनाफे के लिए कंपनी और निवेशकों का नुकसान करवाता। इससे हिंडलबर्ग की नैतिकता पर भी सवाल उठना चाहिए, जो दूसरे को तो पारदर्शी होने के लिए जोर देता है, परंतु खुद नहीं होना चाहता। दुनिया भर की कंपनियों को साफ-सुथरा बनाने का दावा करता है, परंतु खुद साफ-सुथरा नहीं होना चाहता। इससे यह पता चलता है कि अडानी जो दुनिया के कई देशों में कार्यरत है, सभी नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ रहा है, ना कि ऐसे धोखाधड़ी से। अगर कोई छोटी-मोटी गड़बड़ी हो भी जाती है, तो उसके लिए मार्केट रेगुलेटरी होती है, संस्थाएँ होती है, जो उचित कदम उठाती है। अगर कोई रिसर्चर अपनी रिपोर्ट में किसी कंपनी पर सवाल उठाता है, तो उस रिसर्चर की नैतिकता का भी जाँच होना चाहिए। साथ ही रिपोर्ट को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, परंतु उसको लेकर हमें एक तरफ़ा सोच नहीं रखना चाहिए। सभी पहलुओं पर गौर करते हुए अपना प्रतिक्रिया देना चाहिए, परंतु अभी यह लग रहा है कि दूसरे का पक्ष देखे बिना हम अपनी सरकार और सरकारी संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। गलत है तो सवाल उठना चाहिए, परंतु अगर वो लोग आगे आकर कुछ कहते हैं और ज़िम्मेदारी लेते हैं, तो उन पर भरोसा रखना बेहद ज़रूरी होता है। इससे हमारे देश और संस्थाओं में कार्यरत लोगों का मनोबल बढ़ता है, जो देश को आगे ले जाने के लिए अति आवश्यक होता है। इस बात का हमें सदैव याद रखना चाहिए कि किसी देश की तरक्की के लिए सरकार, सरकारी संस्थाएँ, उद्योगपति और देश की जनता का भागीदारी होता है। आज के इस वीडियो में मैंने दोनों पक्षों को अपने तरफ से रखने का कोशिश किया हूँ। हालाँकि आज के इस दौर में कोई भी अपने हित को पहले रखता है, जैसे हिंडलबर्ग ने रखा था अडानी ग्रुप पर रिसर्च करते समय। दोस्तों खुशी का बात यह है कि अडानी ग्रुप के शेयरों में 40% से अधिक गिरावट के बाद आज बहुत ही तेज़ी से बाउंस बैक कर रहा है और अडानी जो रिच लिस्ट में टॉप 20 से बाहर चले गए थे, वो फिर पूर्णतः 17 नंबर पर आ गए हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपनी राय ज़रूर रखें। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय